हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे हथकंडे जिससे आपका न्यूमेरिकल के किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो बड़े आराम से सुलझ जाएंगे। जिसमें बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयाँ होती हैं, उन सभी प्रश्नों को बहुत सरलतापूर्वक सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को बताएं और मित्रों के पास चैनल को शेयर भी करें और बताएं मित्रों को कि यहाँ पर ITI का क्लास फ्री में ऑनलाइन चलता है और हमारे सर जी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू जो इतना सब वैल्यू है ये कैसे याद किया जा सकता है। बहुत ही आराम से आपको बता देंगे और याद भी हो जाएगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो पहला वैल्यू यहाँ पर जो दिया गया है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, संभवतः सभी लोग इस वैल्यू को जानते हैं और इस वैल्यू को ज़्यादातर सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आपकी समस्या फंसती है इस मान से। यहाँ से आपकी समस्या फंसती है कि अगर आपने पाई का वैल्यू लिखा है कितना, पाई इक्वल टू लिख दिया 3.14, तो हम 1/पाई का मान, 1/पाई का वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो यही हमको बताना है आज और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पाई का मान ये अपना याद कर रखा है, ठीक है, तो पाई बराबर होता है 3.14। हम क्या करेंगे, ये आगे वाले दोनों लेटर हम सीधे सीधे अंक लिखेंगे और लास्ट वाले को 4 को हम दुगना कर देंगे। जब दुगना करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये पॉइंट जो यहाँ पर लगाया गया है इस पॉइंट को हम आगे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 0। तो बस यही है, 1/पाई का मान तैयार हो गया आपका बड़े आराम से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया गया है 2 पाई। तो पाई का मान अगर आपको याद है तो पाई का मान कितना होता है 3.14। इसी में हम डायरेक्ट सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम 314 पढ़ते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 628 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि पाई, यहाँ 4 पाई पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका पाई का मान जो आपने रखा है कितना 3.14, जो 3.14 रखा है इसी में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 12.56। अब पाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको पाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने सीधे ही दर्शाया है और इस वैल्यू को आप बड़े आराम से याद कर लीजिए और ये हमेशा के लिए आपका काम देगा। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पर पाई जो है पाई का क्यूब दिया गया है। तो पाई का क्यूब आप इसको बहुत ही आराम से याद रख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पाई बराबर पाई का क्यूब, ये चीज़ लिखा, ठीक है। तो यही जो क्यूब वाली ये संख्या है ना, तो इसी को पहले यहाँ पर लिख लीजिए, फिर एक और बना दीजिए तो 31 हो गया, ठीक है। तो पाई जो रहता है, पाई का क्यूब होता है कितना 31, ठीक है दोस्तों। आगे अब पाई का जब वर्गमूल लेना है तो यहाँ देखते हैं कि पाई का मान आपने कितना लिखा 3.14। अब दोस्तों ये देखिए कि ये वैल्यू किसके आसपास है, ये वैल्यू आपका 4 के करीब है। तो इसका जब हम 4 का वर्गमूल लेते हैं तो 2 आता है और इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 2 से कम कितना आएगा, तो वही 177 इतना वैल्यू आएगा। तो √पाई का मान 177 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक और वैल्यू दिया गया है जो शायद आपने कभी हो सकता है कि देखा हो, वैसे बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये ई का मान कितना होता है। ये वही अल्फ़ाबेट है जो हम लोग ABCD में पढ़ते हैं, जो ई 5वां अक्षर होता है, ये अल्फ़ाबेट है और इसका वैल्यू, इसको यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना है, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं और इसका वैल्यू भी होता है, बहुत कम ही लोग जानते हैं इसको कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों आप अपना याद रखना 2.718, ठीक है, 2718, ऐसे इसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर कैपिटल AM, ये तो वैल्यू ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, इसमें आप भी याद रखिए, इसको हम मेगा के नाम से जानते हैं
और इसका वैल्यू कितना है 10 का घात 6 है। यहाँ पर 10 का घात 6 होता है और यह इसको हम 10 का घात 3 या 10 का पावर 3 किलो कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला दिया गया है के इक्वल टू 10 का पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया ये वैल्यू लगभग सभी लोग जानते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर दिया गया स्मॉल एम इक्वल टू 10 का पावर -3 होता है। इसको हम लोग जानते हैं मिली के नाम से। किसके नाम से? मिली के नाम से जानते हैं। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि ये जो माइक्रो रहता है, ये माइक्रो है, मिली है, किलो है, इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को उपसर्ग कहा जाता है। ये बात ज़रूर आप याद रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये माइक्रो कहते हैं इसको। ये जो म्यू बना हुआ है ऐसे यू जैसा रहता है, दोनों तरफ पूंछ निकली हुई, इसको माइक्रो के नाम से जानते हैं। और इसका वैल्यू होता है 10 का पावर, इसका वैल्यू होता है कितना? 10 का पावर -6। ये चीज़ अपना याद रखना। नेक्स्ट अगला, ये पिछली बार एक बार परीक्षा में यूपीपीसीएल में एक ही क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया था। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जिसको 3 बार पूछा गया था, जो आप भी इसको हमेशा ही याद रखना। यहाँ पर दिया गया है किसका? वायु में विद्युशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये एप्सिलॉन होता है, ये ग्रीक अक्षर है। तो एप्सिलॉन 0, तो वायु 0 का मतलब नॉट होता है, इसका मतलब ये वायु में विद्युशीलता का मान पूछ रहा है। इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10 का पावर -12 फैरेड प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों याद रखना, कई बार इसका मात्रक भी पूछा गया है कि वायु में विद्युशीलता का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग इसको याद रखना, वायु में विद्युशीलता का मात्रक जो होता है वो फैरेड प्रति मीटर होता है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पर? इसी वैल्यू को एक बार डायरेक्ट पूछा गया था, इस वैल्यू को एक बार सीधे डायरेक्ट पूछा गया, दूसरी बार में इसका ये फॉर्मूला पूछा गया, मात्रक पूछा गया। इसके बाद इसी वैल्यू को एक बार और कन्वर्ट करके पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है 10 का पावर -12। जो 10 का पावर -12 लिखा है, इस 10 का पावर -12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये वैल्यू होता है किसका? पिको का। तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए पिको में, ये मात्रक सीधा ही उतार दिए, ये वैल्यू आपका यहाँ रखा है। तो ये भी एक बार में एक सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, ये अपना याद रखना है। ये वायु में विद्युशीलता एप्सिलॉन 0 का मान है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एप्सिलॉन जैसा एक और होता है जिसको एप्सिलॉन आर के नाम से जानते हैं, ये रिलेटिव होता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव विद्युशीलता है, इसका मान इकाई होता है और इस रिलेटिव विद्युशीलता का मात्रक नहीं होता, यह एक मात्रकहीन राशि है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला दिया गया है यहाँ पर μ0। तो μ0 ये क्या होता है कि ये होती है वायु में चुंबकशीलता। ठीक है दोस्तों, तो वायु में चुंबकशीलता, इसका वैल्यू होता है 4 पाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 पाई का मान इंटू 3.14। ठीक है, और यहाँ 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर इसका मात्रक होता है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वायु में चुंबकशीलता, तो वायु में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसको हम μ0 के द्वारा दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, और वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला यहाँ दिया गया है ओमेगा। ये वही ओमेगा है जिसको हम कोणीय चाल कहते हैं। ठीक है, कोणीय चाल, और कोणीय चाल का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, जो कोणीय गति होती है उसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो इसको हम रेडियन प्रति सेकंड में आवृत्ति भी कहते हैं, इसको ओमेगा को। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है ये कहाँ से निकाला गया है? इसका सबसे बड़ा कलाकार ये है, क्योंकि ये चीज़ जो है इसके ऊपर इस बार परीक्षा में न्यूमेरिकल देगा और पीछे भी कई बार न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन देगा तो किसी भी आरसी सर्किट में जैसे आर का मान उसने 2 दे दिया और सी का मान उसने दे दिया 3 माइक्रोफैरड, इस हिसाब से दे दिया, और यहाँ पर ये 2 मेगा ओम दे दिया, इस हिसाब से इसका क्वेश्चन रहता है। तो डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं कि इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 सीधे ही लिख लीजिए। और ये आपका जो मतलब मेगा है, मेगा से माइक्रो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मेगा में जो होता है वो 10 का पावर 6 होता है और माइक्रो में होता है 10 का पावर -6। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ अगर हर में रखेंगे इंटू करके 10 का पावर 6 रखेंगे और इंटू 10 का पावर -6 रखेंगे, तो
ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा केवल पाई और 3, तो पाई का वैल्यू रख करके 3.143 से कैंसिल कर दिए। इस हिसाब के इसके न्यूमेरिकल रहते हैं। तो दोस्तों ये आया कहाँ से, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ये जो है जो आवर्तकाल आप लोग जानते हैं कि टी बराबर होता है 1/f, ठीक है, टी बराबर होता है 1/f। और एक और फार्मूला आप लोग जानते हैं कि जो आवर्तकाल टी होता है ये आरसी सर्किट में होता है, टी बराबर आरसी। तो हम लोग यहाँ से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, या हम सीधे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू है, तो फ्रिक्वेंसी आपकी ये हो जाएगी कितनी, एक फ्रिक्वेंसी एफ बराबर हो जाएगा 1/RC। इस वाले फॉर्मूले से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा 1/RC। अब हम क्या करेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, और यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी का वैल्यू रख देंगे। तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2π इंटू एफ का मान रखेंगे 1/RC। और इसी को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π/RC। इसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि ये कोणीय आवृत्ति होती है। एक बात और बताते हैं, एक बनाते हैं सर्किल, इसके करते हैं 2 भाग, ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है 180 हो गया डिग्री, और नीचे वाला भी 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई, और इधर भी होता है पाई। तो ये पाई और ये पाई हम दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2π। और इस पर अगर कोई एक चक्र लगाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एन कह सकते हैं या एफ कह सकते हैं। और इस पर अगर कोई बार बार चक्र लगाएगा तो इसकी काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, ओमेगा, ठीक है। तो ये गोल गोल जब बार बार घूमेगा, एक ही चक्कर बार बार लगाएगा, तो 360 डिग्री अपना आसपास चारों तरफ घूम रहा है। और ये जो चक्कर लगा रहा है इसकी चक्रों की संख्या हो जाएगी आपकी एफ, जो होती है कोणीय चाल, ठीक है दोस्तों। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कोणीय चाल ज्ञात करते हैं। तो ओमेगा बराबर यहीं से निकलता है ये 2πf। इसके माध्यम से हम फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा बटे 2π। यहाँ दोस्तों हम बड़ा करके लिख रहे हैं, तो एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा बटे 2π, और इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों HZ, हर्ट्ज। तो इसके ऊपर भी कई सारे न्यूमेरिकल भी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू रेडियन प्रति सेकंड में डायरेक्ट देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू उसने 4 दे दिया, ठीक है, क्या, रेडियन प्रति सेकंड, ये 4 उसने दे दिया वैल्यू। अब आपसे पूछ दिया कि आप फ्रिक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी एफ बराबर, ठीक है, ओमेगा का मान सीधे लिखेंगे, ओमेगा का मान लिखेंगे तो ओमेगा का मान है कितना, 4 अपान हम 2π का वैल्यू लिखेंगे तो 2 इंटू पाई। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि जनरली लगभग 90% लोग क्या करते हैं, पाई का मान यहीं नीचे ही रख देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऊपर मैं आपको बता गया हूँ कि इस पाई को क्या करना है। इससे कैंसिल करिए, ये 2 आया, पाई का झंझट खत्म है दोस्तों। यहाँ से देखिए पाई बराबर एफ बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 ऊपर बचा, और यहाँ पर बचा आपका 1/पाई। इस 1/पाई का अभी मैंने आपको मान बताया है कि 0 पॉइंट हम कितना रखते हैं, 318। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, आंसर जो है आपका आ जाएगा कितना, कि हम 8 दूनी 16 हो गया, और इसके बाद 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, तो 636, 0.636 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.636 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये किस में निकलेगा, आपका HZ में निकलेगा, जब आपका कोणीय चाल ओमेगा बराबर कितना दिया हो, 4 दिया हो रेडियन पर सेकंड में, तो इतना हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी निकलेगी। तो दोस्तों 1/पाई का मान अपना याद रखना है, ऐसे ही स्थान पर 1/पाई का यूज होता है। नेक्स्ट है बैंड विड्थ। इसको हम बैंड की चौड़ाई भी कहते हैं या बैंड विड्थ कहते हैं, ठीक है। इसके बराबर एक ये फार्मूला होता है। ये आपको एक नया फार्मूला लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो टाइम कांस्टेंट होता है RL, सर्किट में टाइम कांस्टेंट T बराबर L/R होता है। हाँ दोस्तों, इसी का जस्ट उल्टा होता है ये वाला फार्मूला, जिसको हम बैंड विड्थ कहते हैं, और बैंड विड्थ का मात्रक होता है दोस्तों HZ। ये बात याद रखना। ये फ्रिक्वेंसी दो
हाफ या अर्ध फ्रिक्वेंसी या अर्ध आवृत्तियों का अंतर बटे जीरो आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति होती है। तो ये फॉर्मूला भी जो है ये बैंडविड्थ का ही है। नेक्स्ट आगे इसी बैंडविड्थ को ओमेगा के रूप में भी लिखा जाता है, तो ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान ओमेगा 0। तो ये रिजोनेंस जो अनुनाद की स्थिति में ये कोणीय चाल है, ये आपकी अर्ध तरंग की कोणीय चालें हैं दोनों, ठीक है। तो ये भी बैंडविड्थ ही है, इसका मात्रक निकलता है जो ये रेडियन प्रति सेकंड में निकलता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है QF क्वालिटी फैक्टर, इसको हम Q गुणांक के नाम से भी जानते हैं या Q कारक भी कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है 1/R L/C। नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी यहाँ, ये देखिए, ये कई बार परीक्षा में आया है लेकिन बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं। ये क्या है? ये है नेपियर फ्रिक्वेंसी। तो नेपियर फ्रिक्वेंसी के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मेट्रो में भी आया था, UPPCL में भी आया था, लेकिन लोगों ने नहीं कर पाया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इस नेपियर फ्रिक्वेंसी को हम कैसे याद रखेंगे। दो प्रकार की यहाँ नेपियर फ्रिक्वेंसी होती है। नंबर 1 होती है RLC समांतर सर्किट में, ठीक है। RLC समांतर सर्किट में नेपर फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा? तो नेपर फ्रिक्वेंसी को अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसके बराबर होता है 1/2 RC। तो दोस्तों रट लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार पेपर में आ भी चुका है और जो आपको बहुत ज़रूरी है। रूट्स का मान अगर पूछेगा, कहेगा कि नेपीय RLC समांतर परिपथ में रूट्स का मान क्या होगा, तो ये रूट्स जो होता है ये निकलेगा आपका कितना, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस √α² माइनस ओमेगा 0², ठीक है। तो ये हम कैसे याद रखेंगे, अब देखिए जरा ध्यान से। यहाँ जो ये अल्फा लिखा है ये आपने नेपियर फ्रिक्वेंसी निकाला, ये भी वही चीज़ है, यहाँ बीच में लगा है प्लस माइनस, लेकिन माइनस हम यहाँ पर जो है ये कौड़ी चाल रखेंगे रेडियन वाली, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम याद रखेंगे इसको, लेकिन ये नीचे वाला कम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपियर फ्रिक्वेंसी जो है आपको ये याद होना ही चाहिए, ये किस में है, समांतर परिपथ में। नेक्स्ट इसी का हम जोली देखते हैं कि श्रेणी सर्किट में इसका मान क्या होगा। तो श्रेणी सर्किट के लिए यहाँ पर मैंने इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए चाहे जैसे, ठीक है। RLC श्रेणी परिपथ में नेपर फ्रिक्वेंसी अल्फा का मान क्या होता है, तो अल्फा बराबर होता है यहाँ पर, अल्फा बराबर यहाँ लिखा है R/2L। इसको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दोस्तों मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है और ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी कारगर होगी, क्योंकि इसके ऊपर कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और लोग बहुत जल्दी से सही नहीं कर पाते हैं। तो इसको मैंने कैसे सेट किया है, MCV के उपयोग एवं उनके रंग। तो कौन से रंग की MCV का उपयोग हम किस में करते हैं, तो यहाँ लिखा है कि मानो डाकू लहरी आई साली। इसके द्वारा हम ये चार रंगों की MCV को याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं कि ये किस में उपयोग में लाई जाती है। चलिए दोस्तों समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बताते हैं और आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, नहीं तो आपकी ये टॉपिक छूट गए फिर आप जान लीजिए कि ज़िंदगी भर पछताएंगे, कभी भी ऐसी चीज़ें आपको हासिल होने वाली नहीं हैं। और हमारे चैनल पर ऐसी ही कंटिन्यू नए आइटम आते रहेंगे और जिससे पड़ोसी लोग देख देख करके जलते रहेंगे। दोस्तों सभी लोगों को जलाना है और अपने आप का काम चलाना है। चलिए यहाँ बताते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा मानो, तो माँ मैंने इधर लिख दिया और नो इधर लिख दिया। माँ से हो गया मोटरों के लिए नीले रंग की MCV नॉब का उपयोग किया जाता है, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। फिर लिखा है डाकू, तो मैंने डा इधर लिख दिया, कू इधर लिख दिया। इसका मतलब हो गया डा से हो गया DC सर्किट में, तो DC सर्किटों के लिए काले रंग की नॉब की MCV का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया लहरी, ठीक है। तो लहरी से क्या होगा, ला इधर लिख दीजिए, हरी इधर लिख दीजिए। ला से हो गया लाइट परिपथ और हरी का मतलब हरी नॉब वाली, तो जिसमें जो खोटी होती है, जैसे खटका भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसे निकला रहता है बाहर MCV में, ठीक है। तो ये हरे रंग का जब रहेगा तो उसका उपयोग हम लाइट परिपथों में करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आई साली, ठीक है। तो आई साली, तो आई मतलब ये हो गया आइसोलेटर में, ठीक है। तो आइसोलेटर में ली का मतलब हो गया क्या, लाल। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हो गया आई मतलब
आइसोलेटर परिपथ के लिए हम कैसी ली मतलब लाल नॉब वाली MCV का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी झक्कास एकदम मज़ेदार ट्रिक जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ लाएगी। दोस्तों पड़ोसियों को जलाना है, अपने आप का काम चलाना है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।